नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो क्या अग्निपथ स्कीम की आग मोदी सरकार को झुलसाएगी? ये सवाल आज के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे से निकलकर सामने आया है। सेना में महज 4 सालों के लिए भर्ती वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ कल तक जो नाराजगी जतलाई जा रही थी, वो आज युवाओं के गुस्से में लावा बनकर निकली है। देश में कई जगहों पर इस फैसले के खिलाफ युवाओं ने उग्र और हिंसक प्रदर्शन किया है। कहीं भर्ती दो या अर्थी दो जैसे नारे लगे, तो कहीं सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। गुस्से को इस तरह सार्वजनिक संपत्ति पर उतारना ठीक नहीं है, लेकिन ये उस कुंठा की आग है, उपज है, जो सालों साल बेरोजगारी झेलते युवाओं के मन में बन चुकी है। पिछले 8 सालों से देश के युवा इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग सरकार करेगी, उन्हें नौकरियां देगी, जल्दी जल्दी नियुक्तियां करेगी। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इंतजार बढ़ता गया और जब उन्हें पता चला कि सरकार उन्हें नौकरी के नाम पर महज 4 साल की नियुक्ति देगी और उसके बाद पेंशन की भी कोई गारंटी नहीं रहेगी, तो युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। देश ने पिछले 8 सालों में मोदी सरकार के कई तरह के प्रयोग और उन पर नाराजगी देखी है। नोटबंदी आपको याद होगा, जीएसटी आपको याद होगा, लॉकडाउन भी, ऐसे फैसलों का भी विरोध हुआ, लेकिन उतना नहीं। इसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता का एक बड़ा तबका नाराजगी दिखाने के साथ बाहर भी आया था। आप सब याद कीजिए कैसे पैदल युवा बेरोजगार या जो नौकरी करते थे वो दिल्ली, एनसीआर और दूसरे जो शहर हैं वहाँ से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अपने अपने गांवों को, अपने अपने घरों को लौट रहे थे लॉकडाउन की पहली लहर। इसके अलावा आप एक सीन और याद कीजिए कि सीएए का विरोध हुआ इस देश में, तो उसमें शाहीन बाग जैसे आंदोलन खड़े हुए जिसका नेतृत्व मुस्लिम महिलाओं ने किया। फिर कृषि कानूनों पर किसानों का साल भर से ज्यादा का आंदोलन हुआ जो किसान संगठनों के नेतृत्व में हुआ। निजीकरण के खिलाफ भी कर्मचारी संगठनों के विरोध प्रदर्शन हुए। नौकरी के लिए परीक्षा में गड़बड़ियों और नियुक्ति में देरी के खिलाफ भी युवा अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किए। कुल मिलाकर अलग अलग तबकों की तरफ से धरने, विरोध, प्रदर्शन होते रहे और फिर शांत भी होते गए। इन प्रदर्शनों का कोई असर बीजेपी ने अपनी चुनावी जीत पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि उसे लोगों की धार्मिक नब्ज पकड़नी बखूबी आती है। लेकिन अब जिस तरह अग्निपथ योजना के नाम पर नाराज युवा मोदी सरकार के खिलाफ उतर आए हैं, क्या तब भी बीजेपी के चुनाव प्रदर्शन पर कोई असर पड़ेगा? यानी चुनाव जो बीजेपी जीतती जा रही है उस पर कोई असर पड़ेगा? एक बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी फिर कोई ऐसी काट ढूंढ लेगी कि अभी नाराज दिख रहे युवा सरकार के साथ चुनाव के समय आ जाएंगे, या इस बार युवाओं का गुस्सा मोदी सरकार पर भारी पड़ जाएगा? युवा नाराज हैं तो उधर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भी नाराज हैं। राहुल गांधी को आज ईडी दफ्तर से छुट्टी मिली हुई थी। जी हां, सही सुना आपने। 3 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद आज विश्राम और कल फिर पेशी। यही है ईडी का फरमान। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी तरफ से कल की भी छुट्टी की अर्जी लगाई है, मगर इससे पहले पिछले 3 दिनों से दिल्ली पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए और उनकी यानी दिल्ली पुलिस के दोहरे रवैये के खिलाफ आज कांग्रेसी सांसदों का एक ग्रुप लोकसभा अध्यक्ष के पास भी गया था। ओम बिड़ला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलकर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन बहुत सारे सवाल और इन सवालों के बीच युवाओं का मसला तो आप सब देख ही रहे हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, एक विजुअल दिखाना चाहता हूं बिहार, उत्तर प्रदेश के का जो खासकर बुलंदशहर है, इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ऐसी तमाम जगहों से खबर आई कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के युवाओं में नाराजगी है। कुछ तस्वीर बिहार और उत्तर प्रदेश की दिखाता हूं। आइए जरा फटाफट दिखाइए एक अलग तस्वीर जो आपको बयां करेगी कि इस पूरे यानी अग्निपथ स्कीम से युवाओं में कितना रोष है, कितना गुस्सा है। एक झलक देखते हैं। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रदत्त आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है।
अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में आरक्षण मिलेगा, अब ये बायलैटरल करेगा तो सरकारी तो हुआ नहीं, तो इधर इसमें रिजर्वेशन होगा नहीं। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में इसको लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्या नाम यादव, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल। क्यों उतरे? क्या सड़क पर हम लोग इसलिए होते हैं सर कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का सभी का 4 साल जॉब कर दिया गया सर। अगर 4 साल हम लोग नौकरी करते हैं तो इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खटेंगे? हम लोग का इतना बैकग्राउंड नहीं घर का, परिवार का है कि हम लोग 4 साल नौकरी करने के बाद हम लोग ये करेंगे, कंपनी में जॉब करेंगे, मेरे बाप माता पिता के सर्विस संभालेंगे, ये करेंगे। 4 साल के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे। इसके लिए अभी क्या किया आप लोग? इसके लिए हम लोग रोड जाम किए हैं। इससे पता चलेगा देश के नेताओं को कि हाँ, लोग जागरूक है, इससे ये गलत है। तो ये आप देख रहे थे, ये अग्निपथ का विरोध। ये अग्निपथ क्या है आप सब अब तक तो जान ही चुके हैं, लेकिन देश भर में हंगामा मचा हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यानी उत्तर भारत का जो भाग है, राज्य है, यहां अग्निपथ को लेकर के 4 साल की नौकरी, 18 से 22 साल, उसके बाद क्या, यही तो सवाल पूछ रहे हैं युवा। लेकिन दूसरी तरफ इन सवालों के बीच सियासत भी है, और सियासी जो नेतागण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, आइए वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट में क्या कुछ उन्होंने लिखा है, आइए जरा देख लेते हैं। राहुल गांधी अग्निपथ को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, जरा दिखाइए, फटाफट स्क्रीन पर लेके आइए। न कोई रैंक, न कोई पेंशन, न 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, न 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, न सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये कह रहे हैं राहुल गांधी कि देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी के अलावा इसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, ये देखिए। AIMIM के चीफ हैं, सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं देखिए। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आपको पता होगा दोस्तों कि हरिवंश राय बच्चन की ये कविता है, और उस कविता का ये दूसरा स्टंजा, दूसरा भाग है, दूसरा पार्ट है। 3 पार्ट में ये कविता है, जिसमें से दूसरा भाग कि तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। इसके बाद लिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि नरेंद्र मोदी, इन्हें कपड़ों से न पहचानिए, न ही गोली और बुलडोजर चलाइए, अपना गलत फैसला वापस लीजिए। देश की 66% आबादी युवाओं की है, बात को समझिए। 66%, 66% आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है हमारे देश का, वो युवाओं का है, यानी युवाओं का ये देश है। इस बात को प्रधानमंत्री जी जरा समझिए, युवाओं को मत झोंकिए इसमें। और यही अग्निपथ नाम आपने रखा है, लेकिन इस अग्निपथ पर अग्निवीरों ने आज आग लगा दी है, आप लोगों ने देखा, और वही हम यहां चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 2 बातें और भी, एक कहानी ईडी समन्स टू राहुल गांधी, और दूसरी कहानी बुलडोजर, जिसकी कहानी सुप्रीम कोर्ट में है। इन सब पर पैरेलली हम बात करेंगे। और इन सब से पहले आइए जरा देखते हैं, अगर दिखा पाए तो इस पर, अग्निपथ पर कांग्रेस पार्टी क्या दलील दे रही है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को, और उसमें अजय माकन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, और सीधे पटना और बुलंदशहर से भी हमारे दोनों जगहों से के हमारे कॉरेस्पोंडेंट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी वहां का सूरत हाल जानेंगे। तो बहुत कुछ इस पटारे में है दोस्तों, आप लोग आराम से दिल थाम के बैठिए, आप लोगों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अजय माकन अग्निपथ पर। हमारे देश में ठेके पर सैनिकों की भर्ती का नया नाम है अग्निपथ, और ये हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं
के साथ में एक भद्दा मजाक है। हमारे सरकारों के अंदर कुल मिलाकर के 62,29,000 रिक्त पद, 62,29,000, जिसमें भारतीय सेना अकेले के अंदर 2,55,000 रिक्त पद, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर 91,929, लगभग 1 लाख रिक्त पद, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 के करीब रिक्त पद, रेलवेज के अंदर 2,66,000 रिक्त पद हैं, और सभी अगर और भी सब मिला लें तो लगभग 62,29,000 रिक्त पद। और ठेके पर सैनिकों की भर्ती कितने टोटल? केवल 46,000 लोगों को इतना बढ़ा चढ़ा करके, और वो भी युवाओं के साथ में किस प्रकार का भद्दा मजाक है, ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण, इसके अंदर केवल 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की उसके बाद में सर्विस, और 46,000 में से 3/4 उसके बाद में उनको हटा दिया जाएगा, और वो लोग उसके बाद में सेना में सर्विस करने लायक नहीं रहेंगे। और यही नहीं, सिर्फ 17 और 21 वर्ष के युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहां पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक इसी प्रकार के युवा, जो कि 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए, और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है, और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज्यादा शर्मदार चीज नहीं हो सकती। तो ये आप सुन रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जो बयान है, अजय माकन का बयान, महत्वपूर्ण बयान कि कितनी वैकेंसी है और कितना आप रोजगार उपलब्ध कराने जा रहे हैं ठेके पर, वो भी मात्र 4 साल के लिए। और इसी से नाराजगी है युवाओं में, एक अलग तरह का गुस्सा है। इन सब के बीच कल 3 दिनों तक जो कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ ईडी की तरफ से हुई है, और उसमें जिस प्रकार पुलिसिया कहर बरपाने की कोशिश की गई, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, कोई लात मार रहा है तो कोई कुछ और कर रहा है, ऐसी तस्वीर दिल्ली से इन गर्म हवाओं के बीच, लू के थपेड़ों के बीच, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस शासित राज्यों के 2 राज्य हैं आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, लेकिन इन सब पर जैसे जुल्म सितम ढाए गए। आज एक डेलीगेशन पहुंचा था ओम बिरला के पास, और वहां से बाहर निकल करके क्या कुछ कहा है वहां अधीर रंजन चौधरी ने, वो जरा सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत कुछ दिल्ली में जैसी गर्मी है, वैसी गर्मी उत्तर भारत में भी है, और इन सब के बीच जो सत्तारूढ़ दल है वो कुछ क्यों नहीं कहता है, ये समझेंगे। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। सीधे ओम बिरला से संसद में मुलाकात करने के बाद, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, उनसे मुलाकात करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जिस तरीके से अत्याचार और हिंसा हुआ है और होने वाला है, विस्तृत रूप से इसके व्याख्यान हम लोग दिए हैं स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब हमारे सारे बात बड़े ध्यान से सुना हुई है, और अगले तारीख हम दिल्ली के उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जिन्होंने सुनियोजित तरीके से हमारे एमपी के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत के बाद इस तरीके की घिनौने हमला किए, और वो भी खास दिल्ली में, जब एआईसीसी दफ्तर के अंदर भी घुसते हुए हमारे कार्यकर्ता को, हमारे एमपी को
जिस तरीके से यहाँ के पुलिस वालों ने हमला किया। तो ये आप सुन रहे थे, अधीर रंजन चौधरी बता रहे थे कि क्या कुछ दिल्ली में उनके कार्यकर्ताओं यानी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, सांसदों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, वरिष्ठ जनों के साथ जैसा व्यवहार हुआ, बिहेव हुआ, आप सबने उसकी तस्वीर कल भी देखी थी। खासकर 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां अंदर तक पुलिस का प्रवेश और उसके बाद वहां जो कुछ था वो आप सबने देखा है। लेकिन इन सबसे इतर जो कुछ होने जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, उस पर हमारी नजरें हैं और उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या देश ऐसे चलेगा? और सवाल यहां कि मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, एक नहीं हर तरफ से हल्ला बोल है और खासकर युवाओं का हल्ला बोल है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले आप सबका परिचय करवाऊं। इस वक्त कुल 7 साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हमारे साथ। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। राकेश पाठक जी पत्रकार हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन साथ साथ इनका एक परिचय और भी है और आज वो परिचय यहां देना जरूरी है। अमूमन वरिष्ठ पत्रकार कह देता हूं, कई सारे तमाम अलग अलग मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं ये कहता हूं, लेकिन एक स्पेशल इनका परिचय है जो देना जरूरी है क्योंकि मामला अग्निपथ का है। राकेश पाठक जी मिलिट्री साइंस में ही एमए और पीएचडी हैं डॉक्टर साहब, इसलिए हम कहते भी हैं, और साथ साथ थल सेना का डिफेंस करस्पॉन्डेंट कोर्स भी इन्होंने किया है, तो सेना को अच्छी तरह से समझते हैं। और आगे जब हम चर्चा बढ़ाएंगे तो बहुत सारी बातें यहां उनसे हम समझेंगे। साथ में हमारे साथी, वरिष्ठ साथी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी, आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं। कानूनी पहलू को इतने आराम से और तमाम जिन चीजों को हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं, उन चीजों तक इनकी नजरें रहती हैं। जेपी सिंह साहब सीधे प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। प्रयागराज पिछले दिनों लगातार चर्चा में है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कल भी हम लोग इनको खोज रहे थे, लेकिन शायद कल जैमर के कारण इनका मोबाइल हम नहीं पा रहे थे क्योंकि मोबाइल इनका ऑफ मिल रहा था। आज शायद जैमर नहीं है और जेपी सिंह साहब हम सबके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं जेपी सिंह साहब आपका। साथ में राहुल लाल जी हैं। इनसे जब आप चर्चा करेंगे तो इकोनॉमी की बातें जरूर ले आते हैं राहुल लाल जी, और जरूरत है। अगर आज बेरोजगारी की बात होती है तो वहां भी इकोनॉमी है, और अग्निपथ की बात होगी तो वहां भी इकोनॉमी की बात है। तो इनसे भी चर्चा करें। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथी ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, और 2 साथी और जुड़े हुए हैं, दोनों हमारे कॉरेस्पोंडेंट। एक पटना से मुकुंद सिंह सीधे पटना से जुड़े हुए हैं, और यहां बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी सुरेंद्र भाटी। इन दोनों को स्पेशली यहां इसलिए क्योंकि 2 तस्वीरें आपने जो शुरुआत में देखी हैं, उन दोनों तस्वीरों में बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, बुलंदशहर की तस्वीर थी, दूसरी बिहार की तस्वीर, जिसमें 6 विंडो में आपने अलग अलग बयान, अलग अलग लोगों के, युवाओं का जो गुस्सा था वो आप देख रहे थे। अगर हो तो फटाफट सिर्फ और सिर्फ उस विंडो को एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आइए। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए पूरा मत दिखाइए, लेकिन एक रिकॉल हो जाए और सीधा चलेंगे सुरेंद्र भाटी के पास, समझने की कोशिश करेंगे जो कुछ बुलंदशहर में हो रहा था, फटाफट उनसे कि क्या कुछ और क्यों युवाओं में, और कई युवा ऐसे दिख रहे थे जिनके गले में भगवा गमछा था लेकिन नारा लगा रहे थे मोदी मुर्दाबाद। ऐसा क्यों था ये भी समझेंगे, लेकिन पहले उस विंडो को दिखाइए फटाफट स्क्रीन पर। देश को बेचने में लग गया है। ये नौकरी जो अग्निवीर की बहाली है, वो अग्निवीर की बहाली नहीं है, ये हमारे संविधान से खिलवाड़ कर रहा है। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान में हमको प्रत आरक्षण दिए हैं, उसके विरोध में ये सब कहानी रचा जा रहा है। अब उसके कहानी क्या है कि अगर हमको सरकारी योजना में आरक्षण मिलेगा, सरकारी रोजगार में, नरेंद्र मोदी की सोची समझी राजनीति है कि किसी तरह से दबे कुचले अल्पसंख्यक के लोग, जो जितने भी लोग हैं, उसको आउट करने के लिए, और इसीलिए अग्निवीर की बहाली हो रही है। हम लोग इसके पुरजोर विरोध करते हैं और किसी कीमत पर बिहार में। तो ये देख रहे हैं, ये अलग अलग लोगों के, युवाओं के बयान हैं, युवाओं का यहाँ प्रदर्शन देख रहे हैं आप। लेकिन सीधा सुरेंद्र भाटी,
आखिर क्या कारण है कि युवा बुलंदशहर में इतने नाराज दिखाई दिए? देखिएगा, बुलंदशहर में जो युवा हैं, और नगर की हम बात करते हैं, नगर में कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जैसे ही पहुंचते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में युवा सेना भर्ती की तैयारियां कर रहा है। और जैसे ही अग्निपथ सरकार से योजना लागू होती है, वो जैसे ही युवाओं के पास पहुंचती है, तो युवा एकदम से अग्रसर हो जाता है, नाराज हो जाता है और आज सड़क पर उतर आया। चाहे खुर्जा हो या बुलंदशहर भूर चौराहे पर जाम लगाया गया और पुलिस प्रशासन से भी काफी झड़प हुई है। युवाओं का कहना है कि हम कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं अपने सेना भर्ती की तैयारी के लिए, लेकिन अभी तक कई वर्षों से सरकार ने कोई भर्ती नहीं निकाली है। और जिनके मेडिकल और जो पिछली बार हुए थे वो भी अभी तक नहीं लिए गए हैं, चाहे फिजिकल हो या मेडिकल। जो बच्चे फिजिकल मेडिकल दे चुके हैं वो भी भर्ती में नहीं लिए गए हैं। और अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद उनका सीधा सीधा कहना। जी, आवाज शायद चली गई है सुरेंद्र भाटी की। जी जी, युवाओं का कहना है कि जैसे अग्निपथ स्कीम लागू की गई है वो ठीक नहीं है, सरकार उसे तुरंत वापस ले। उसमें क्या है कि 4 साल के लिए हमको रखा जाएगा, फिर वापस कर दिया जाएगा। सीधा सीधा हमारी जिंदगी से, हमारी लाइफ से खिलवाड़ किया जा रहा है सरकार के द्वारा। युवा मेहनत कर रहा है, सुबह हो शाम हो, हम लोग भी देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, हर गांव में जैसे ही शाम को पहुंचते हैं, सुबह को मेहनत करता है युवा सेना भर्ती की तैयारी के लिए। इसी को लेकर आज युवा उग्र हो गया और आंदोलन पर उतर आया और उसने जगह जगह, चाहे बुलंदशहर हो या खुर्जा, रोड जाम कर दिया गया। और इसमें ज्यादातर क्या था कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या 90% लोग जो युवा हैं वो सरकार के हितैषी रहे हैं, लेकिन सरकार की स्कीम को लागू होने के बाद युवाओं में काफी गुस्सा देखने को मिला है। यार, काफी झड़प भी हुई पुलिस से। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराया, थोड़ा लाठीचार्ज भी किया गया है, लेकिन अब आना चाहूंगा मुकुंद सिंह आपके पास, पटना से आप जुड़े हुए हैं। मुकुंद सिंह, आज पटना में सुबह से सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन कल से ही दिखाई दे रहा है बिहार में, और बिहार के अलग अलग, जहानाबाद हो, मुंगेर की कुछ तस्वीरें आपने भेजी थी वो हमने दिखाई, आरा है, छपरा है, उधर कई सारी जगहों से जो तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें युवाओं के गुस्सा, रोष। गोपालगंज में देखा कि एक ट्रेन में आग लगा दी गई है। ये गुस्सा आखिर अग्निपथ को लेकर के ये जो उबाल है वो भी बिहार में ऐसा अचानक कैसे हो गया? क्या इसमें राजनीतिक दल का भी सपोर्ट है? क्या कुछ है, जरा बताइए, आंखों देखी। सेम मुद्दा, सेम मांग को लेकर के जो पूरे देश में बवाल चल रहा है, इसको लेकर के जो तैयारी कर रहे छात्र है वो आंदोलन पे आ गए। कोई उन लोगों का मांग सिर्फ सरकार से है, तो पुरानी जो परीक्षा ली गई, पहले जो उन लोगों ने एग्जाम उसको किया। इसी चीज को लेकर के पिछले 2 दिनों से पूरे बिहार में इस प्रदर्शन में कुछ पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा कि अभी अभी अपडेट आया है, एक का नाम मांझी जी का ट्वीट आया है इन लोगों के समर्थन। तो पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन इस अग्निपथ योजना का विरोध युवा इसलिए कर रहे हैं कि जैसा देखा जाए, सेना वाले जो युवा वो कमजोर तबके के लोग होते हैं। आखिरकार उनका कहना है जो अगर हम सेना में बहाल होकर के चले गए तो 4 साल के बाद 25% रखा जाएगा, 75% लोग तो हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इन सभी चीजों को लेकर युवा रोड पर। और रही बात अगर बात हम लोग बिहार की करते हैं, तो बिहार में ऐसा कई बार देखा गया है, जब कोई भी सरकार की कोई योजनाएं लागू होती है तो उसके खिलाफ उनकी बातों को अगर नहीं सुना जाता है तो छात्र रोड पर आते हैं। पिछली बार आप लोग जैसे देखे होंगे, जो रेलवे को लेकर के छात्र पूरे रोड पर आ गए थे, पूरे पटना में त्राहिमाम मचा था। इसके बाद फिर रेलवे ने तो संशोधन किया और फिर काम किया है। ट्रेन में आग लगाई गई। इससे यह समझा जा सकता है छात्रों में जो युवा है, जिनको तैयारी जो कर रहे हैं, उनके भीतर क्या आक्रोश होगा। आखिरकार बेरोजगारी की स्थिति कितनी बढ़ गई है, युवा अपनी रोजगार तलाशने को लेकर के पूरी तरीके से रोड पर उतर गए हैं। और
दूसरी चीजें यहाँ पर यह देखने को मिला है, जो सेना की बहाली की तैयारी कर रहे हैं 17 से 23 साल के बच्चे, जिसमें डेट दिया गया है 17 से 23 साल के बच्चे, 17 से 23 के बाद आखिरकार वो जाएंगे कहाँ? इन सभी चीजों को लेकर के पूरे बिहार में, हालांकि पटना में प्रशासन की नजर रही, पटना में कहीं कोई उस तरीके की घटना नहीं हुई, लेकिन पूरे बिहार में, बिहार के 17 जिलों में, लमसम समझिए बिहार के 17 में ये उग्र छात्रों का प्रदर्शन देखा गया, जिसमें बीजेपी के 2 विधायक को इनका सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जा रहा था जो बीजेपी की झंडा लगी हुई गाड़ियों को देख करके गाड़ी पर इन लोगों का प्रदर्शन चालू हो जाता था। बीजेपी के लोगों के खिलाफ ये जो उग्र छात्र थे, जैसा देखा गया सिवान में बीजेपी के एक गाड़ी जा रही थी, बीजेपी की झंडा लगी हुई, उस पर भी इन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। हालांकि उसमें बीजेपी के लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उस पर प्रदर्शन कर दिया गया। बीजेपी पुलिस ऑफिस को फूंक दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। तो पूरे बिहार में युवा का रोजगार के लिए जो हुआ है, इन सभी चीजों के लिए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरी में बिल्कुल आऊंगा फिर से, लेकिन एक सीधा पहला कमेंट डॉक्टर राकेश पाठक जी आपसे लेना चाहूंगा। जो कुछ सुन रहे हैं आप, बिहार में 17 जिलों में अलग अलग जगहों पर कह रहे हैं मुकुंद कि और खासकर जो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों एक समानता दिखाई दे रही है कि सत्तारूढ़ दल के खिलाफ युवाओं का गुस्सा, और इस युवाओं की टोली में वैसे युवा भी शामिल हैं जो अब तक मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते थे, वो आज मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये तस्वीरें आई हैं और गले में भगवा लपेटे हुए, कितनी सच्चाई है इसकी मैं यहां तहकीकात करके नहीं बैठा हूं कि कौन किसके सपोर्टर हैं नहीं हैं, लेकिन जो तस्वीर बोलती है वही बात यहां रख रहा हूं। एक बात सियासत की, दूसरी बात युवाओं के करियर की है। और जब युवाओं के करियर की बात हो, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल से अगर सुबह से लेकर शाम तक तैयारियां करते रहें और उसके बाद में एक झुंझुना ऐसा पकड़ाया जाए कि 4 साल की नौकरी और उसके बाद आप फिर से सड़क पर, तो क्या माना जाए? देश के युवा करें तो क्या करें? जरा समझाइए डॉक्टर राकेश पाठक जी कि इस पूरी योजना का प्रतिफल आपको क्या दिखाई दे रहा है युवाओं की तरफ से? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप इसमें मध्य प्रदेश भी जोड़ लीजिए। ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे हैं। ग्वालियर का एक उपनगर है बिरला नगर, उसका जो रेलवे स्टेशन है उसमें तोड़फोड़ हुई है, ट्रेनों में तोड़फोड़ हुई है और बहुत घंटों तक रेल यातायात भी बाधित हुआ है। तो ये आक्रोश सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। यह खासतौर से इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि मैं खुद भिंड जिले से आता हूं। हमारे भिंड मुरैना वो जिले हैं जो देश की सेनाओं में सबसे ज्यादा युवाओं को भर्ती करने की संख्या और आंकड़े में पाए जाते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां हर साल 2-4 शहीद होकर लौटते हैं, शांति काल में भी। और आज जिस वक्त हम और आप चर्चा कर रहे हैं, छिंदवाड़ा एक युवक कश्मीर में कई सैन्य कार्रवाई में शहीद हुआ है और जिसका कल पार्थिव देह आएगी। तो ये जो सेना में भर्ती होने का जज्बा है, ये कम से कम उत्तर भारत में तो बहुत है और दक्षिण में भी, ऐसा नहीं है। हमारी सेना में सब जगह के लोग हैं। अब इसके तकनीकी पक्ष पर मैं आता हूं। आपने सामाजिक और राजनीतिक, उसको भी हमें थोड़ा आर पार देखना होगा। सबसे पहली बात, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं, जिसका भला करने उतरते हैं, वो उस वर्ग को भला क्यों नहीं समझ में आता। वे किसानों का भला करने उतरे, किसानों को नहीं मंजूर हुआ उनका उद्धार। व्यापारियों का उद्धार करने निकले, व्यापारियों को मंजूर नहीं हुआ। अब युवाओं की बारी है और सभी तमाम वर्ग आप गिन सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई केमिकल लोचा है, या तो ये पूरा महादेश गलत है और एक ही व्यक्ति सही है। 130 करोड़ लोग गलत हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वही सही है। भले ही उन्हें बाद में अपने कानून, कृषि कानून को वापस लेते समय ये कहना पड़े कि हमारी तपस्या में कमी रह गई। मेरे लिए चिंता का विषय यह है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के बीच जो संवाद है वो टूटा हुआ है। उसकी एक वजह और है, माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार किसी भी बड़े फैसले, नीति निर्धारण के समय संबंधित वर्ग के लोगों से कोई संवाद नहीं करते। कृषि कानून बनाते समय कृषि संगठनों से, किसानों से कोई की गई। मेरी जानकारी के मुताबिक तो उनकी अपनी कैबिनेट में भूतपूर्व अध्यक्ष जनरल वीके सिंह
उन्होंने शायद कल कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी कोई योजना आने वाली है। ये इतना गंभीर विषय है। भले ही वे रक्षा मंत्री नहीं है जनरल वीके सिंह, लेकिन जो आदमी थल सेना का प्रमुख रहा हो, क्या माननीय प्रधानमंत्री को या सरकार को, या मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि कैबिनेट में भी कोई चर्चा होती है। शायद कोई एक या दो लोग मिलकर फैसले कर लेते हैं और टीवी पर आकर बता दिया जाता है। ये चिंताजनक बात है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है, सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में है। उसके बारे में, उसके रोजगार के बारे में आप कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई नीति बना रहे हैं, कोई योजना पेश कर रहे हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। राज्यों में युवा आयोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश तक में युवा आयोग है, के पास अपनी इतनी सारी एजेंसियां हैं बात करने की। क्या इनकी गुण दोष की बिना परीक्षण किए ये नीति बना ली गई? सेना के वर्तमान पदाधिकारी, सेवानिवृत्त जनरल्स, तीनों सेनाओं के तमाम सारे अधिकारी थे जिनसे संवाद किया जा सकता था। अगर तकनीकी पक्ष पर जाएं तो यह भयानक चिंताजनक बात है कि 17.5 साल से 21.5 या 22 साल की उम्र तक हथियारों के बीच रहने वाला युवा जो वहां से ट्रेनिंग लेकर आएगा, वो जब समाज में वापस लौटेगा, जिसका अभ्यास, जिसकी अभिरुचि हथियारों के साथ हो चुकी होगी, आने वाले कल में मैं बहुत गंभीर चेतावनी देना चाहता हूं, बहुत साफ साफ। ये प्रशांत टंडन जी वरिष्ठ हैं, आप समझ सकते हैं सिंह साहब, ये मिलिशिया बन जाएंगे आने वाले समय के। दुनिया के इतिहास में तमाम सारे मुल्क हैं जहां इस तरह की जनसेनाएं आज उन देशों में गृहयुद्ध के कगार पर ले जाने का काम कर रही हैं। तो ये जो हथियार बंद, और ट्रेनिंग कौन सी दी जा रही है? 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वे जब लौट कर आएंगे तो आपको क्या लग रहा है वे इतना बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाएंगे कि उनको इन्फोसिस अपने यहां नौकरी पर रख लेगा, या न्यूज चैनलों में वे एमसीआर पीसीआर देखने लगेंगे? अर्धसैनिक बलों में उन्हें वरीयता देने की बात कही गई है, मैंने आज खबर देखी है। वरीयता का अर्थ क्या है कि जो अग्निवीर हैं उनको 5 नंबर दे दिए जाएंगे। उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप अग्निवीर हैं तो आपको सीआरपीएफ बीएसएफ में नौकरी मिलेगी ही। ये गंभीर खतरे वाली बात है। एक ऐसी सेना में वे जा रहे हैं कि जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा प्रोफेशनली काबिल मानी जाने वाली सेना है, उसमें ये इनकी कुल नौकरी की जो अवधि है। एक बात और राजीव जी, सेना में 3-3 महीने की 90 दिन की 1 साल में छुट्टी मिलनी है। ये 3.5-4 साल की नौकरी में 270 दिन तो छुट्टी पर चले जाएंगे घर पर। और क्या ये इतने दक्ष हो जाएंगे कि इन्हें हमारे एलओसी पर, सीमाओं पर तैनात किया जा सकेगा? और बात, हमारी एक मित्र हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, उनका इंटरव्यू देख रहा था मैं। उन्होंने कहा कि भारत की सेना में सबसे पहला अवसर होगा जबकि सैनिकों के बीच भेदभाव होने लगेगा। जो रेगुलर काम करने वाले जवान हैं वे इन्हें हे दृष्टि से देखेंगे कि ये तो अग्निवीर है, 3 साल बाद जाने वाले हैं। हो सकता है उनकी बैरकें अलग बना दी जाए, हो सकता है उनको अग्रिम मोर्चों पर तैनाती ना मिले, तो वे क्या काम करेंगे? और अंत में लौटकर जब वे आएंगे तो ये बेरोजगारों की फौज प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में डंडा लेकर सिक्योरिटी गार्ड बन जाएगी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी 5वें 6वें नंबर की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। एसआईएस जैसी एजेंसी जो एम्स तक में अपने गार्ड मुहैया कराती है, बड़े बड़े सरकारी संस्थानों में। तो ये जो 3-4 फौजी होने का गुरूर लेकर गांव लौटेंगे और थोड़े दिन बाद किसी ग्रामीण विकास बैंक के दरवाजे पर स्टूल पर बैठे होंगे लठ लेकर। और सबसे अंतिम सामाजिक खतरा, ये जो लोग लौटेंगे, पहली प्रक्रिया तो मुझे खतरा जो ज्यादा दिखाई दे रहा है कि सरकार और उसका समर्थक संगठन अपने लोगों को सशस्त्र बल में, इस सेना में भर्ती कराकर, प्रशिक्षण दिलाकर, लौटकर अपने हित में अपने तरीके से मिलिशिया बनाकर उपयोग कर सकते हैं। तीसरी और अंतिम बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन था ना हमारे यहां, 5+5+4, 5 साल 4 साल, यानी अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 5 साल 10 साल का तो था ही शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर वो चाहे तो अगले 4 साल और 14 साल नौकरी कर सकता था। वो प्रमोट होकर ब्रिगेडियर तक बन सकता था। वो चाहता तो स्थायी कमीशन ले सकता था। ये 3.5 और 4 साल की नौकरी करने वाले लोग लौटकर समाज में कितने अभिशप्त हो जाएंगे। उनके न विवाह होने की उम्र होगी जब वे लौटकर आएंगे, जब विवाह की उम्र में होंगे तब वे बेरोजगार कहलाएंगे। उन्हें कोई फौजी समझकर नहीं भी आएगा। सबको पता होगा कि 22 साल के हो गए, अब ये सेना से बाहर कर दिए गए। तो ये बड़े खतरे हैं और मैं समझता हूं ये जो युवाओं का आक्रोश है ये हमारे समाज को बहुत बुरी तरह आगे चलकर विचलित करने वाला है। राजीव जी, सरकार को
नरेंद्र मोदी जी को चेतना चाहिए और जल्दी अपने निर्धारित अपने परम प्रिय समय रात्रि 8 बजे टेलीविजन पर आकर कह दें कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, इसलिए हम ये अग्निपथ और अग्निवीर योजना वापस लेते हैं। मैं उनसे भारत के आम नागरिक होने के नाते, और मेरे परिचय में जो आपने बता दिया कि मैं फौज की ट्रेनिंग भी मैंने की हुई है, मैं आधा फौजी हूं, मैंने सिविल वॉर की भी रिपोर्टिंग की है कोसोवो में, तो मैं उस नाते भी उनसे कहना चाहता हूं कि भाई देश में अमन चैन से जीने दीजिए इस देश को, इन युवाओं को सच्चा रोजगार दीजिए, ये 3.5 साल का एक झुंझुना मत पकड़ाइए। जी राजीव जी, बहुत सही बात है, बहुत सारी बातें यहाँ आप रख रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं वर्षा मिर्जा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीधे जयपुर से जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत करता हूं वर्षा जी। और सीधा आना चाहूंगा, जेपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जेपी सिंह साहब, आप सुन रहे थे बातें अभी डॉक्टर राकेश पाठक की, और अग्निपथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। दिन भर आज अग्निपथ को लेकर के, इस स्कीम को लेकर के जो कुछ भी युवाओं में जो गुस्सा है वो साफ झलक रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये 4 साल का जो झुंझुना है, ये झुंझुना कितना बजने वाला है? आपको क्या लगता है इस स्कीम को लेकर के? सबसे पहले चर्चा अभी और भी है, थोड़ी सी बात हम राहुल गांधी की भी करना चाहेंगे, लेकिन आगे पहले इस स्कीम को लेकर के, अग्निपथ को लेकर के, अग्निवीरों को लेकर के आपके जहन में क्या सवाल, क्या विचार आ रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जेपी सिंह साहब, अनम्यूट कर लीजिए। जेपी सिंह साहब की आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज चेक करो। तब तक सीधा वर्षा जी, जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। वर्षा जी, वर्षा जी क्या कहेंगे? आवाज हमारी आ रही है आप तक? वर्षा जी क्या कहेंगे इस स्कीम पर आप? जी, बुलेट ट्रेन के ख्वाब दिखाते दिखाते बुलडोजर और अब ये स्कीम, आप सोचिए राजीव जी हम कहां आ गए हैं। शुरू में देखिए आप, अब तो मोदी सरकार का ना कोई पॉइंट 1 है ना कोई पॉइंट 2 है, 1, 2 जो भी देखिए आप, सब एक साथ जो है वो ऐसा लगता है जैसे लोगों को इमोशंस के साथ खिलवाड़ नजर आता है। आप नोटबंदी देखिए, उसके बाद जो है नेटबंदी देखिए जिसमें जो है पूरा देश सड़कों पर आ गया, जीएसटी देखिए वो भी लोगों को नागवार गुजरी। ऐसे तमाम चीजें करते हुए किसान आंदोलन देखिए, किसान आंदोलन से पहले सीएए देखिए, एक के बाद एक जो है ये सरकार ऐसी घोषणाएं करती है कि जनता सड़कों पर आ जाती है, बावजूद इसके कि सड़कें जो है वो उनके लिए अभी जाम कर दी जाती हैं। उसके बावजूद देखिए ये लोगों की तकलीफ है, ये युवाओं की तकलीफ है जो आज फिर उन्हें सड़कों पर ले आई है। 2 से 4 साल से ये युवा जो है वो तैयारी कर रहा था में भर्ती होने के लिए, बड़ी बड़ी डिवोशन मांगता है ये युवा, अपने आप को फिटनेस मेंटली तैयार करता है। और इस योजना को लागू करने से पहले, हालांकि मैं साफ कह दूं कि मैं बहुत ज्यादा डिफेंस के बारे में नहीं जानती, लेकिन जो समझ में आ रहा है युवाओं की भावनाओं को देखते हुए वो बड़ा ही दुखद है। वो कह रहे हैं कि हम 4 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे और अब देखिए हमारे लिए सिर्फ 4 साल की जो है वो नौकरी है, उसके बाद हम करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे हम लोग। और एट द सेम टाइम ये लोग जो है, ये सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि जो गरीब तबका, शेखावाटी, राजस्थान ये वीरों की धरती है, यहाँ से तो लाखों की तादाद में रिक्रूट होते हैं। और राकेश पाठक जी ने अपनी बात कहा था कि यहाँ जो है आए दिन जो है वो शांति काल में भी, हमारे यहाँ भी राजस्थान में भी सैनिक जो है वो शहादत के बाद उनके शव जो है यहाँ आते रहते हैं। तो ये बहुत दुखद है इस संदर्भ में कि युवाओं के लिए नौकरी के जो है संभावना दिखाते हुए भी ये नौकरी जो है अब उन ट्रेन लोगों के पास जाएगी जो उनसे ज्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, जैसा कि हो रहा है। आप यूपीएससी में देखिए, अन्य तमाम नौकरियों में देखिए, आरएएस में देखिए, हमारे यहाँ आरएएस है, यहाँ पीएससी जिसको कहते हैं, वहां भी जो है वो जो सिलेक्शन का टेक्निकल जो क्वालिफाइड है उनका सिलेक्शन का जो है दायरा बढ़ता जा रहा है। तो एक सामाजिक ताना बाना होता है जहां हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार में आते रहने के लिए एक व्यवस्था होती है, ये व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से भंग होती दिखाई दे रही है। राजस्थान के एक सांसद है हनुमान बेनीवाल, न वो कांग्रेस से हैं न वो भाजपा से हैं, उनकी अपनी एक पार्टी है। उन्होंने साफ कहा है कि आप चाहते क्या हैं, 4 साल बाद जो ये युवा है ये समाज में आकर क्या करेगा, कहाँ वो एब्जॉर्ब होगा, आप उसको किस दृष्टि से जो है वो 4 साल में आजाद कर देंगे।
एट द सेम टाइम लाखों पद जो है वो एक्स सर्विसमैन के ऑलरेडी खाली हैं राजीव जी, वो खाली हैं तो वही भरे नहीं जा रहे हैं। तो ये बच्चे जब आएंगे 4 साल बाद तो ये जो है वो कैसे भरे जाएंगे, कहाँ एब्जॉर्ब किए जाएंगे? तो ये लंबी फहरिस्त है और जिसमें युवाओं को जो वो एक तरह से बहुत झटका दिया है रोजगार के नाम पर इस सरकार ने। तो ये अग्निपथ जो है, ये अग्निवीर जो है, ये आग से खेल रही है सरकार, इन युवाओं के इमोशन से खेल रही है सरकार। तो मुझे लगता है कि ये बुलडोजर जो है वो भी चल ही रहा है साथ में। आज सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला आया है बुलडोजर के लिहाज से भी, क्योंकि बुलेट ट्रेन से जो है हम बुलडोजर तक तो आ ही गए हैं। तो आगे शायद आप बात करेंगे उस पर। जी राजीव जी। बिल्कुल, बुलेट ट्रेन से बुलडोजर और बुलडोजर से युवाओं को एक अलग बहुत ही शानदार रोजगार मुहैया कराने की जो ये स्कीम है, उस स्कीम को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। 4 साल, मात्र 4 साल, और उसके बाद क्या? बहुत सारी बातें आ रही हैं कि इसके बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या कल को आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो जुमला था? इस पर चर्चा करेंगे। एक बार आना चाहूंगा सीधा प्रशांत टंडन जी, इस पूरे मसले को आप भी देख रहे हैं। दिल्ली में हालांकि गहमा गहमी उतनी नहीं है, लेकिन दिल्ली से बाहर और खासकर बिहार से जो खबरें आई हैं कल से, कल ही नहीं परसों से जो खबरें आ रही हैं, जैसे ही इस स्कीम की घोषणा हुई है और सरकार को ऐसा लगा होगा कि शायद इसके बाद युवाओं में एक उत्साह देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ उत्साह नहीं, यहाँ कुछ और हम देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, राकेश जी ने काफी विस्तार से चीजों को समझा दिया है और बहुत सी वो बातें मैं कहना चाहता था जो उन्होंने कह दी हैं। लेकिन एक बात पे मैं तवज्जो देना चाहता हूँ जो राकेश जी ने भी कही, कि इस पूरी जो अग्निपथ स्कीम है, इसका कोई एक बहुत खतरनाक पहलू है और वो हिडन एजेंडा है। और उस हिडन एजेंडा को ध्यान में रखना चाहिए। इस स्कीम को का समर्थन करने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, सरकार के ही लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, फौज केवल सीमा की सुरक्षा ही नहीं कर रही है, देश की सीमाओं की या भारतीय संविधान को लागू करने का ही काम नहीं करती है। फौज कई प्रदेशों की, हम लोग चर्चा करते हैं, मनी ऑर्डर इकोनॉमी चलती है। वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों की इकोनॉमी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। क्या होगा उस मनी ऑर्डर इकोनॉमी का? और जो बात राकेश जी कह रहे हैं वो बहुत चिंताजनक बात है। सब लोग उसको कई विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं। ये लोग जो रिटायर होकर आएंगे ठेके की आर्मी, जो मध्ययुगीन परिपाटी थी कि लोग ठेके पे आर्मी बनाते थे और बादशाह जो है वो उनको लेता था, उसके बाद उनको लूटपाट की इजाजत होती थी। ये एक सोशल एनार्की क्रिएट हो जाएगी। मैं इसमें सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ, बाकी सब लोगों ने बातें कह दी हैं। आज जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं हिंसा की प्रदर्शन के दौरान, तसव्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये जो प्रदर्शन आज हुए हैं, इनमें 30-40 हजार लोग वो होते जो फौज से रिटायर होकर आए थे, तो वो क्या करते? जिनके पास ट्रेनिंग है और जो गुस्से में है, तो आप सोचे उसका पैमाना क्या होगा? उसको कैसे आप रोकेंगे? कौन रोकेगा उसको? ये पुलिस लाठी लेके रोकेगी, सेना की ट्रेनिंग लेके जो आया हुआ है उसको। दूसरी बात की देखिए, समाज में बहुत तरीके की फॉल्ट लाइंस हैं। आज की सरकार को और सरकार के पक्ष में खड़े हुए मीडिया को, गोदी मीडिया को या तमाम ऐसे लोगों को बड़ा इसमें आनंद आ रहा होगा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी मुसलमानों को मारती हैं, बुलडोजर भी मुसलमानों के घरों पर चलता है, उनको बड़ा एक सैडिस्टिक प्रेशर मिलता है। लेकिन समाज में कई तरीके की फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, जातिगत हैं, भाषाई हैं, क्षेत्रीय हैं, और
कब कौन सी फॉल्ट लाइन उभर जाए और वो संघर्ष का रूप ले ले और वो संघर्ष हिंसक हो जाए और वो हिंसक संघर्ष में ये लोग एक रोल प्ले करें, ये बहुत खतरनाक बात होगी। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम फॉल्ट लाइन नहीं रहेगी। तो बहुत सारे हम लोगों ने इस देश में भाषा के नाम पे दंगे देखे हैं। हम लोगों ने इस देश में तो वैष्णव और शैव में भी दंगे देखे हैं। आप उन सारी फॉल्ट लाइन्स को एक आर्म्ड पर्सपेक्टिव आप दे रहे हो, फौजी पर्सपेक्टिव। तो गृह युद्ध में झोंकने की एक पूरा एक ब्लूप्रिंट है ये, जो हो सकता है कि इनिशियली फायदा देगा, लेकिन आप 10 साल बाद 15 साल बाद किसने सोचा है कि कौन सी फॉल्ट लाइन कब उभर के आएगी। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। मतलब पेंशन फंड को बचाने के लिए आप देश के अगले 50, 60, 100 साल के भविष्य को लगातार मतलब एक गृह युद्ध में फंसे हुए देश की तरह बनाना चाहते हैं। ये चिंताजनक बात है। जी बिल्कुल, ये चिंताजनक बात है। और अब अगर इसमें फौजी तरीका अगर आ जाए तो फिर क्या होगा, वही चिंता यहाँ जतला रहे हैं प्रशांत टंडन जी। बात बिल्कुल पते की है, समझने वाली सरकार चाहिए। और सरकार इस वक्त जो स्कीम लेकर आई है उससे युवा नाराज हैं, और उनमें भी उन युवाओं की संख्या भी है जो मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाते आए हैं। और वो लोग आज मोदी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। ये बात यहां समझनी होगी सरकार को, सत्तारूढ़ दल को। एक बार जेपी सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। आवाज आ रही है हमारी जेपी सिंह साहब? आऊंगा जैसे ही कनेक्ट होते हैं। लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी क्या कुछ कहेंगे इस मसले पे? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने एक बार फिर राहुल गांधी को सच साबित किया है। और मैं बार बार राहुल गांधी से अपील करता हूं कि भैया कुछ ऐसा मत बोला करो कि जिसको सच करने के लिए मोदी जी दिन रात जो एक कर दिया करो, तुल जाया करे। राहुल गांधी ने कहा कि केरोसिन छिड़क दिया है और एक तीली लगाई आग लग जाएगी। तो राहुल गांधी ने पता नहीं क्या सोच के कहा था कि आग लग जाएगी और केरोसिन छिड़क दिया है। मोदी जी तो साक्षात आग ले आए, अग्निपथ पे अग्निवीरों को ले आए और अग्नि का तांडव हो रहा है। तो ये मोदी है, मुमकिन है हमारा मामला है। तो राहुल गांधी को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए कि मोदी जी बार बार उनको सही साबित करें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी समझदार व्यक्ति हैं, आगे से ध्यान रखें कि मोदी जी के लिए कुछ ऐसी बातें कतई ना करें उनकी पार्टी के लिए, कि मोदी जी को उसको सही करने के लिए तुल जाना पड़े कुल मिलाकर के। सिर्फ यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में राजीव जी नहीं हो रहा, हरियाणा में भी हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां से भी खबरें आ रही हैं कि वहां भी जो है जबरदस्त तरीके से इसका विरोध हो रहा है कुल मिलाकर के। तो अब जो हम लोगों ने जैसे परसों भी चर्चा की थी कि जिस तरीके से ये जो मुद्दा लेकर के आया गया है, तो इसके पीछे कहीं आरएसएस की जो हिंदुओं के सैन्यकरण की योजना है, कहीं वो तो नहीं है। तो अब समझ में आ रहा है कि इसके पीछे वो तो है ही कुल मिलाकर के, कि किस तरीके से एक मिलिशिया तैयार करना है। इसके साथ साथ ये भी है कि किस तरीके से जो आरक्षण है उसको भी किनारे करना है, और किस तरीके से रोजगार का मसला जो है उसको किस तरीके से किनारे किया जाना है कुल मिलाकर के। ये एक अच्छी खासी योजना है। दूसरा है कि प्राइवेट आर्मी इस तरीके से तैयार कर दो कि जब 4 साल के बाद निकल करके आएगा ये मिलिशिया तैयार हुआ, तो अडानी जी इनको रख लेंगे अपने यहाँ, अंबानी जी रख लेंगे इनको अपने यहाँ, और फिर जो अपने छत्तीसगढ़ में जैसे हो रहा है सब हंसदे बनाने के लिए जो है पुलिस लगानी पड़ रही है और फोर्स लगानी पड़ रही है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मिलिशिया जो तैयार होगी ये अडानी जी की सेवा करेगी, अंबानी जी की सेवा करेगी, और इस तरीके से इनका ये काम भी कुल मिलाकर के लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे ये भी एक योजना हो सकती है। अगर ये योजना भी है तो भी अच्छी योजना है, रोजगार तो मिलेगा कम से कम, लेकिन इसकी गारंटी तो दे सरकार कि भाई आपको अंबानी जी के, अडानी जी के यहाँ रोजगार मिल जाएगा 4 साल के बाद जब आप नौकरी से करके आएंगे। अडानी जी और अंबानी जी अभी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भरे कि जो निकल के आएगा 4 साल के बाद उसको हम अपने यहाँ रोजगार देंगे 30 साल के लिए देश का। तो कुल मिलाकर के जो सारी योजनाएं हैं, तो मोदी जी की जिस तरीके की पहले तमाम योजनाएं होती हैं, और चूंकि मोदी जी यूनिक व्यक्ति हैं दुनिया के अंदर,
बिल्कुल भूत में भविष्य वाली स्थिति है, ऐसा प्रधानमंत्री 70 सालों में ना हुआ और ना आगे कभी होगा। तो ऐसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं भी होती हैं जो पहले कभी हुई ना कभी होंगी। मतलब मोहम्मद तुगलक जो है वो भी शर्मा जाए, इस तरह की योजनाएं जो है प्रधानमंत्री की हमारी होती हैं। तो इस तरह की योजनाएं वो लेकर के आते ही रहते हैं और इस तरीके की योजनाएं नए तरीके से वो निकालते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो तपस्या में उनकी हर बार कमी रह जाती है। जैसा हमारे शायद पाठक जी ने कहा कि तपस्या में कोई कमी रह गई, तो तपस्या में उनकी कमी जो है वो हमेशा रह जाती है। तो मुझे लगता है कि वो तपस्या के दिन आ भी गए हैं और वानप्रस्थ आश्रम में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री जी। तपस्या पे चले जाएं तो इस देश का होगा कुल मिलाकर के। मुझको ऐसा लगता है ये तपस्या पे जाएंगे नहीं जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हम लोग तय करने वाले कोई नहीं होते हैं, और जिस जनता ने वोट दिया वो तय करेगी कि कहाँ जाए। लेकिन जो कुल मिलाकर जिस तरीके से परिस्थितियां राज्य पैदा की जा रही है, ये निश्चित तौर पे आने वाले समय में देश को गृहयुद्ध में झोंकने की तैयारियां हैं और उन्हीं पे काम किया जा रहा है। युवाओं को जो है किस तरीके से रोजगार से विमुख किया जाएगा, किस तरीके से अन्य काम धंधों में लगाया जाएगा, किस तरीके से सब ये चीजें होंगी, ये सब जो है बहुत मुझे लगता है बहुत सोची समझी रणनीति के तहत जो है इस सब पे सरकार जो लगातार काम कर रही है। अब सवाल ये है कि भाई सुबह में खबर पढ़ रहा था कि वो जुमे है कल और प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन वो सब जगह अलर्ट है। तो जुमे की तो तैयारी ही प्रशासन की अलर्ट होने की, और जुमेरात की क्या है भाई ये सब जो कुछ हो रहा है कि जुमे की आपकी तैयारी थी, जुमेरात को आप सोते रहेंगे क्यों, जुमे को ही अलर्ट रहेंगे क्या? तो जो हमारे कह रहे थे कि वो विधायक थे या कौन थे कि वो जुमे के बाद जो है वो शनिवार भी आता है, तो उन्हें नहीं मालूम था कि जुमे से पहले जुमेरात भी आती है। तो जुमे से पहले जुमेरात आ गई है। तो भाई लोगों ये जुमा और शनिवार को जो है चक्कर छोड़ो और इस देश के साथ जो है खेलना बंद करो, और आग में झोंकने की जो अग्निपथ बार लेकर के आते हो, इस पर अग्निवीरों को उतार रहे हो, इससे तौबा करो। मुझे लगता है कि यही ठीक रास्ता होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जुम्मा से पहले जुमेरात, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, थर्सडे है, कह सकते हैं जो भी जिस भी रूप में आप समझते हो। लेकिन आज कौन सा दिन है? आज क्या जुम्मा है कि आज पत्थरबाजी हो रही थी, आगजनी हो रही थी? ये समझना होगा। इस देश को आग में झोंकने से पहले इस देश को के युवाओं के बारे में सोचने के लिए आप कुछ पल निकालिए। ऐसे बैठ करके जो स्कीम्स लेकर के आप आते हैं और कुछ दिन बाद शायद तपस्या में कमी हो गई थी जैसे बातें जो आती हैं सामने, ऐसी बातों को कहने की ज़रूरत शायद न पड़े। तो थोड़ा सा समझने सोचने की ज़रूरत है। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की, जिसके तहत 4 साल की सैन्य नौकरी और उसके बाद आप शायद कहाँ रहेंगे आपको भी पता नहीं। हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़ गए हैं। एक बार फिर से राहुल जी आपका स्वागत करता हूं। जेपी सिंह साहब, आप आवाज आ रही है हमारी? सिंह साहब जी आ रही है। मेरी आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपके पास बहुत पहले आया था लेकिन आवाज आपकी नहीं आ रही थी। आपके कानूनी दांव पे जो आप समझते हैं उस हिसाब से ये जो 4 साल का मसला है इसको जरा समझाइए। और बुलडोजर की कहानी अभी शुरुआत आज सुप्रीम कोर्ट से हो गई है, जरा उसकी बात भी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ कहा गया है, क्या बुलडोजर में ब्रेक लगाने की तैयारी हो रही है या वैसे ही चलता रहेगा? ये 2 सवाल आपके पास, फटाफट समय खत्म हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी चाहूंगा, हमारे तमाम साथी अभी जुड़े हुए हैं, सबसे बातचीत भी करनी है। 2 कहानी पैरेलल चल रही है, एक बुलडोजर की कहानी चल रही है और दूसरी कहानी अग्निपथ की चल रही है, और आप जिस जगह बैठे हैं वहां से तो कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, आप लगातार इस बात को देखिए कि जब शिक्षकों की कमी हुई तो शिक्षकों को वेतन न देना पड़े तो तमाम जो है वो आपका एडहॉक अपॉइंटमेंट, फिर संविदा पर अपॉइंटमेंट, फिर यूपी में तो शिक्षा मित्र का अपॉइंटमेंट हो गया बहुत ही नॉमिनल वेतन पर। आपका जब पुलिस की जो है वो पर कैपिटा कमी हुई तो होमगार्ड की नियुक्ति हो गई। अब होमगार्ड से पुलिस का काम दिया जाने लगा। तो ये भी जो 4.5 साल का जो मामला है, ये जो सेना के जो रेगुलर जवान है और ये जो जवानों से जो अधिकारी पॉटी साफ कराते हैं अपने बच्चों की, ये सब उजागर होने लगा। तो अब ये 4 साल वालों की नियुक्ति हुई जिसमें एक सोसा छोड़ दिया गया कि 25% बचे रहेंगे, 75% हटाए जाएंगे। मतलब वो कितनी लॉयल्टी के साथ अपने अधिकारी के बच्चों की पॉटी साफ करते हैं, मेम साहब की जूती पर पॉलिश करते हैं। ये नौकरों की भर्ती हो रही है भाई साहब,
ये सैनिकों की भर्ती नहीं हो रही है। मैं पाठक जी ने जो कहा, और भविष्य में जो ये ट्रेनिंग लेके निकलेंगे तो इसमें डकैती डालेंगे, ये मशीनरी होंगे, और ये जो आपके अडानी और अंबानी का जो विश्वव्यापी व्यापार फैल रहा है, तो ये जो है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कंपनी के जो है वो फौजी इनके जो है विदेशी जगहों पर जाकर के इनके विदेशी संस्थानों की जो है सुरक्षा करेंगे, और उनको वहां के हिसाब से पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। 15,000 में भर्ती, 20,000 में भर्ती, बेरोजगारी है तो कोई क्या नहीं करेगा। दूसरी बात, बुलडोजर वाला मामला, जमायते उलेमाए हिंद का जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में आया, तो उन्होंने 3 दिन के लिए इनको जवाब देने का समय दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप ध्वस्तीकरण करते हैं तो उसमें सारे कानून का पालन कीजिए। और उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं जो है डेवलपमेंट एक्ट जो है उसकी धारा 27 में जो प्रावधान है कि किस तरह आप अतिक्रमण हटाएंगे, आप उसका बिल्कुल अक्षरशः पालन करेंगे अगर हटाएंगे तो। और कोई घटना इन 3 दिन में, हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये 3-4 दिन में कोई भी अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने बहुत साफ कहा है। और ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में, कानपुर, सहारनपुर, आगरा, जहां जहां भी ये सब बवाल उठा है और जहां जहां भी ये तोड़ना चाहते हैं, सभी जगह के जो है वो विकास प्राधिकरण नगर निगमों से उन्होंने जवाब तलब किया है। तो कुल मिला के ये है कि अब मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच में जो तमाम जजों ने और वरिष्ठ वकीलों ने जो लिखा है पत्र, वो अभी पेंडिंग है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है, ये जो आपका यहाँ मोहम्मद जावेद का मामला था, इसका भी जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई है पढ़ने के लिए, आज या कल में या परसों में डाल दी जाएगी। तो वो सब मामला, वो सब अभी पेंडिंग है। इन्होंने क्या किया था कि जमायते उलेमाए हिंद ने कोई नई याचिका नहीं डाली थी, उन्होंने जहांगीरपुरी वाले मामले में एक एप्लीकेशन डाली थी कि जहांगीरपुरी मामले में जब आपने स्टे किया तो जनरल स्टे आपने नहीं किया, केवल जहांगीरपुरी किया, और आपने कहा कि इसका प्रभाव रहेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़ ही नहीं दिया, तोड़ने की और भी तैयारी है। तो उस एप्लीकेशन की आज सुनवाई हुई जी। और राहुल गांधी के मामले में एक और टेक्निकल बात आ गई है, इन्होंने जो खबरें लीक हो रही हैं, कांग्रेस ने उसके लिए कानूनी नोटिस दिया है, गृह मंत्री को दिया है, कानून मंत्री को दिया है और ईडी को दिया है कि कैसे ये जब बंद कमरे में जब ये पूछताछ हो रही है तो इसकी खबर सिलेक्टेड लीक कैसे हो रही है। तो ये भी एक विवेक तनखा साहब हैं, इनके लीगल सेल के इंचार्ज, जो अभी आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और राज्यसभा में चुने गए हैं, उनकी तरफ से ये नोटिस भेजी गई है। और बाकी ये समझ लीजिए कि शुद्ध रूप से ये जो है वो आर्मी में नौकरों की भर्ती हो रही है, शुद्ध रूप से, और वो भी 4 साल के लिए। लेकिन क्या युवा जो हैं इधर अट्रैक्ट होंगे, उनके लिए ये आकर्षण का केंद्र है? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। जिस प्रकार उपद्रव मचाते हुए युवा नजर आ रहे हैं, और इसे उपद्रव कहें या विरोध कहें, जो भी कह लें, लेकिन है एक इस पूरे, जैसे अभी हमारे साथी बता भी रहे थे, बोल भी रहे थे कि चाहे कृषि कानून हो या उससे पहले नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तमाम ऐसी चीजें जब लेकर के आप आते हैं तो ये आपको समझना होगा कि ये सर्व स्वीकार्य होगा या नहीं होगा। क्या सरकारें सिर्फ इसलिए होती हैं कि कानून थोपी जाएं? सरकारें इसलिए होती हैं कि हम उस जगह पे बिठा दिए गए हैं जनता के द्वारा, क्योंकि लोकतंत्र है और संसदीय पद पर आप बैठे हुए हैं, इसके बाद आप मनमानी करेंगे तब फिर सरकार या लोकतंत्र नहीं, तब तानाशाही होती है। क्या उस दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है? शायद नहीं। अभी तक ये भरोसा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे तीनों अलग अलग पिलर्स हैं उसके ऊपर हम सबको भरोसा करना होगा, और चौथा पिलर जो है वो हम खुद हैं, यानी मीडिया है। लेकिन चलिए, मीडिया की बात भी हम लोग करते रहते हैं। उससे पहले आज जो बात कर रहे हैं वो 3 पहलू अलग अलग हैं। बुलेट ट्रेन की बात भी कर रही थी वर्षा जी, बुलडोजर की बात भी हो रही थी, और एक और बुलेट की बात हो रही है जिसके तहत सेना की नौकरी है। लेकिन सेना की नौकरी, ऐसी नौकरी क्यों नहीं चाहते हैं युवा? आइए समझते हैं, एक बार चलते हैं सीधा राहुल लाल जी के पास में। राहुल लाल जी, आखिर युवाओं को 4 साल की ही नौकरी क्यों नहीं भा रही है? जो बेरोजगार हैं, 4-4 साल से इंतजार कर रहे हैं नौकरी पाने के। 4 साल के बाद सरकार तो ये भी कह रही है कि हाँ, आपको और भी नौकरी दे दी जाएगी। फिर ये नौकरी जो मिलने वाली है उससे मोह भंग पहले ही क्यों हो गया? देखिए, इस पूरे मामले को जो इनका स्कीम है
अग्निपथ, उसको मैं 2 हिस्सों में बांट के उसकी विवेचना करूंगा। प्रथम हिस्सा कि आखिर युवा क्यों असंतुष्ट हैं, और दूसरा हिस्सा कि हमारे आर्मी का क्या होगा, जो हमारी शूरवीर वाली आर्मी रही है वो, उस आर्मी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैंने कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा जो है सर्विंग आर्मी के लोगों से मैंने बातचीत की है, जो कि खुल के नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड आपको जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो सेना की चिंता बड़ी खुल के रख रहे हैं कि क्या स्थिति बनेगी। देखिए महत्वपूर्ण चीज है कि देखिए लगभग 2 साल से तो बिल्कुल नहीं हो रही थी, और थोड़ा और पीछे चले गए तो 4 साल से लगभग आर्मी की भर्ती बिल्कुल देश में बंद चली आ रही है। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ के बच्चे जो सरकारी सेवा में जाने की इच्छा रखते हैं, निचले तबके के लोग, अब केवल आराम से सामान्य ढंग से तैयारी करके हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण हिस्सों में जहां कहीं पे भी जहां कई जगह पे शहरी हिस्सों में, दिल्ली जैसे जगह पर भी अगर आप मॉर्निंग में निकलेंगे तो आपको देखेंगे कि युवा जो है कि तमाम सेना के भर्ती के लगातार सालों भर कंटिन्यू प्रयास करते हुए दिखते हैं। अभी जब उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे, जब हम लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे थे, तब भी हम लोग देख रहे थे कि वो बड़े आशा लगा के वो लोग काम कर रहे थे। तो उनकी तो देखिए पहली समस्या तो ये थी कि उसमें काफी संख्या में लोगों की उम्र जो है वो निकल रही है। उनको ये उम्मीद थी कि कहीं कहीं सरकार उम्र का कोई रिलैक्सेशन देगी, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज के अगर देखिए अग्निपथ योजना कोई वैकल्पिक किस्म की योजना होती तब तो फिर भी इसे लोग स्वीकार कर लेते, लेकिन सरकार कहीं कहीं इसको एक तरह से इसी पर नियमित भर्ती के रूप में करने के लिए जा रही है। तो देखिए मैं स्पष्टता चाहूंगा कि देश में इसमें बेरोजगारी काफी ज्यादा है, और इस स्कीम के द्वारा सरकार एक तरह से बेरोजगारों का शोषण करने पर तुली हुई है, और इस चीज को बेरोजगार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कल के डेट में अभी जो 17 साल 15 साल नौकरी कर रहे हैं एक्स सर्विसमैन, उनको तो कोई नौकरी मिल नहीं रही है, उन्हें कोई सुविधा मिल नहीं पा रही है, जबकि उनको पेंशन और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती है। ये बच्चे जो जाएंगे 21 साल बाद जो एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, उसके लिए आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपको अर्धसैनिक बलों में आपको मिल जाएगी सुविधा, आपको दूसरे बलों में मिल जाएगी। जबकि राजीव जी जब छात्रों से हम लोग बातचीत करते हैं, छात्र कह रहे हैं कि 2019 में अर्धसैनिक बलों की भर्ती निकली हुई थी बजाते हुए, और उसमें भी देखिए उसमें एक तरह से लोग क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनको अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। नागपुर से बेचारे इस भीषण गर्मी में 1065 किलोमीटर की पैदल पथ की यात्रा कर रहे हैं, तो एक अगले अग्निपथ पर वो बेचारे चलने के लिए दाद दें। तो बेरोजगारों का जितना ज्यादा स्थिति इस समय खराब हुई है इस सरकार में, वो सीधे सीधे दिखा रहा है। सरकार को पता था ये कि जब हम इस प्रकार का स्कीम लाएंगे कहीं कहीं विरोध होगा, इसलिए सरकार ने उस दिन एक तरह से उसके पहले दिन और घोषणा कर दी कि 1.5 साल में हम 10 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। तो उनको लगा कि उसमें कहीं कहीं एकता ना हो जाए प्रदर्शनकारियों में, तो उनको तोड़ने के लिए कि जो एसएससी वाले या दूसरे रेलवे की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से लेके बैठ गए 10 साल तक। मैं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार में अगर 30 लाख पद रिक्त हुए हैं, अब फिर अगले 1.5 वर्ष में 10 लाख की भर्ती करने की बात क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी आप तो 2 करोड़ लोगों को भर्ती देने वाले थी। तो इसलिए युवाओं को यह लग रहा है कि ना तो कोई पेंशन है, ना कोई सुरक्षा की कोई गारंटी है, तमाम तरह की चीजें नहीं है। ऐसे स्थिति में वो 21 वर्ष के बाद क्या करेंगे? ये तो देखिए युवाओं की स्थिति है जिस कारण से वो विरोध कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब सेना के लोगों से पूछा जा रहा है, देखिए बिल्कुल खुल के कह रहे हैं, वो 2 उदाहरण रख रहे हैं वो लोग सामने, वो ऑफ द रिकॉर्ड बोले। तो पूरे दुनिया के लोग जब सोच रहे थे कि यूक्रेन जो है कि बहुत आसानी से हार जाएगा और रूस जीत जाएगी, इसमें हमारे सैन्य जो सर्विंग ऑफिसर है वो लोग ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि इसके पीछे कभी कारण सोचा हम लोगों ने कि क्या स्थिति रही कि रूसी सैनिक हार रहे हैं। वहां पर यूक्रेन की लड़ाई जो है वो 22 फरवरी से शुरू हुई थी, हमला भी किया रूस ने, और अब तक उसका स्थिति यही बताया कि वहां पर ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट वाले जो भर्ती वाले सैनिक थे रूस के, वो सामना नहीं कर पा रहे हैं। आप कैसे उम्मीद करेंगे कि 4 साल के लिए कोई भर्ती हो रहा है? तमाम लोग कह रहे हैं कि कम से कम सेना के ट्रेनिंग में ही 5 साल लगेंगे। 5 साल अगर ट्रेनिंग में लगेंगे, 4 साल में कोई बाहर ही आ जाएगा, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली स्थिति है वो आपके सेना की स्थिति को कमजोर करेगा, सेना में भेदभाव की स्थिति को लाएगा। हम लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से स्कूल या शिक्षण संस्थाओं में देखा है हम लोगों ने। मैं ज्यादा दूर का उदाहरण भी नहीं दूंगा, आप डीयू में ही देख लीजिए, जो लोग एक तरह से फुल फ्लेज है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनकी क्या स्थिति है, और जो लोग एडॉप्ट पे है उनकी क्या स्थिति है, वो तो सामान्य जीवन निर्वाह भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे शिक्षण संस्थानों का भी गुणवत्ता प्रभावित हो रहा है। ये तो चलिए उतना प्रभावित नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी आर्मी की शान दान है, पूरा का पूरा व्यवस्थित ढांचा है, वो ढांचा चरमरा जाएगा। सभी लोग इस चीज को कह रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ पे कई सारे लोगों ने रखा, मैं खुद नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं, वहां पे किस प्रकार से नक्सल गतिविधियों में हमारे पूर्व सैनिकों का प्रयोग, उनका किस प्रकार से दुरुपयोग होता रहा है, ये हम सभी ने देखा है। तो एक तरह से आर्मी का प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति का कितना ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है,
ये कोई ये अचंभा वाली बात नहीं है। हम लोगों ने 2011 में, मैं याद दिलाऊं, उसमें स्वामी रामदेव ने घोषणा की थी कई तरह के कि नहीं हम एक अपना अलग से मिलिशिया बनाना चाहते हैं। जब काफी ज्यादा मीडिया में आलोचना हुई थी तो फिर वो खिसक गए थे। आरएसएस से संबंधित जो अनुसांगिक संगठन है वो लोग भी कहीं कहीं मिलिशिया बनाने में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे तमाम लोगों ने जो उस ओर इशारा किया है कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कोई मिलिशिया बनाने के तरफ अग्रसर है, हो सकता है उनका छुपा हुआ प्लानिंग भी हो। लेकिन ये बात कहना कि नहीं 4 साल में हम सेना में ऐसा डिसिप्लिन ला देंगे कि फिर लोग जो है कि पत्थर नहीं उठाएंगे। आज स्थिति यह है कि टीवी चैनल के डिबेट में इस मामले के डिबेट का उत्तर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनके जो है कि वो चमचा उपस्थित हो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि यह प्रश्न इतने जटिल है कि इसका उत्तर उनके पास भी नहीं। नंबर 3 की देखिए, जो सबसे बड़ी चीज मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय सेना और भारतीय सेना में जाके सर्विंग करने वाले लोग, आप सरकार का तर्क क्या है? सरकार तर्क दे रही है कि इससे एवरेज उम्र घट जाएगी, 32 साल से उम्र जो है वो 26 वर्ष पे आ जाएगी। ये कैसे कुतर्क दिए जा रहे हैं? अरे 32 साल 33 साल 35 साल सेना के जवान क्या वो बूढ़े हो जाते हैं 33-25 साल में? आप 1 रैंक 1 पेंशन का ढोल पीट रहे थे, इसमें ना तो कोई रैंक बचा ना कोई पेंशन बचा। तो एक तरह से हर तरीके से शोषण की स्थिति है। अभी मान लीजिए इसमें सरकार ने क्या प्रावधान किया कि कोई शहीद हो जाएगा उनको 48 लाख प्राप्त होंगे, जबकि अगर कोई सर्विंग कोई राजीव जी अभी शहीद हो रहा है, जैसा उनको अभी तमाम तरह के फंड अगर जोड़ दिए जाए उनको 5 करोड़ के आसपास की राशि प्राप्त हो रही है। तो ये हम किस दिशा में जा रहे हैं, देश को कहां ले जाया जा रहा है? और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहूंगा इसका आर्थिक पक्ष, सरकार लगातार कह रही है कि हमें अपने सेना का एक तरह से आधुनिकीकरण करना है, वेतन भत्ता पर हमारा बड़ा सा खर्च हो जाता है, हम आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहे और हमारा बजट घट रहा है। मैं तो सरकार को सुझाव देता हूं कि अगर आप पीएम केयर फंड के लिए पैसे मांग सकते हैं, अगर सरकार बंगाली के उस स्तर पर आ गई है कि वो देश को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है, अपने सेना के बजट को बढ़ाने में वो सक्षम नहीं है, तो देश के लोगों से अपील कर दे प्रधानमंत्री आके कि ठीक है कि पीएम केयर फंड के लिए उन्होंने अपील किया था कि देश के लोग एक टाइम खाएंगे एक टाइम नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे हम लोग और हम लोग दान करेंगे। यह स्थिति भी आ जाए तो आ जाए, लेकिन आप इस प्रकार से सेना में हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि सेना में एक तरह से इस प्रकार की नियुक्ति हो? अभी जेपी सिंह साहब सही कह रहे थे, तमाम लोग ऑफ द रिकॉर्ड यही चीज कह रहे हैं कि ये आर्मी में एक तरह से नौकरों की भर्ती कराने वाली परंपरा से भारतीय सेना की जो पूरी तस्वीर है, जो पूरा इतिहास है, जो बड़ी मेहनत से भारतीय सेना एकदम मजबूत लोहे के तंत्र की तरह काम करती है, वो टूट के बिखर सकता है, वहां पे भेदभाव वाली स्थिति हो सकती है। तो ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अंततः सरकार का लक्ष्य यही है कि हम वेतन भत्ते के फंड पे जो है अपने पैसे की कमी कर लें। तो ये देखिए ये बजट बचाने का किसने उनको ये सुझाव दिया है, हमें नहीं पता कि ये कितना कच्चा किस्म का सुझाव है। आज जबकि भारत के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। अफगानिस्तान में सोचिए कि सीधे आतंकवादियों का केंद्र है, किस प्रकार का नेक्सस अफगानिस्तान पाकिस्तान चीन के साथ हमारे सीमा पे किस तरह से तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है, हमारे पड़ोस में सब जगह चीन की गतिविधियां कितने तीव्र स्तर पे हैं। वैसे समय में सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर सेना को कमजोर करने की जो रणनीति है, ये सेना को भी कमजोर कर रही है और हमारे युवाओं के भविष्य को भी कमजोर कर रही है। इसके ऊपर इस योजना को लेकर सरकार को त्वरित तौर पर विचार विमर्श करना चाहिए। और मैं सहमत हूं कि रात 8 बजे प्रधानमंत्री जी आए और घोषणा कर रहे हैं कि भाई हम इस योजना को वापस ले रहे हैं, क्योंकि इसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये एक तरह से लोगों को, जो लोग इसके ऊपर निर्भर है, जो लंबे समय तक तैयारी करते हैं, उनके सपनों से जुड़ा हुआ चीज है। वो 4 वर्ष बाद सबों को पता है कि हमारे लिए रोजगार के कोई अवसर नहीं बचेंगे। यहाँ पे जो लोग IIT किए हुए हैं, IIM में पढ़े हुए हैं, उनके लिए रोजगार की स्थितियां देश में नहीं बन पा रही है, तो इनके लिए रोजगार के नए अवसर कहां से बन जाएंगे? बातें आप लोगों को याद होगा, डॉक्टर राकेश पाठक जी, जेपी सिंह साहब और आप तमाम साथियों को पता होगा, सलवा जुड़ुम याद है, आज से लगभग 15 साल पहले 17 साल पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए युवा आदिवासियों के हाथ में हथियार थमाने की एक योजना थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ और उस विरोध में कई जो स्वयंसेवी संस्थानों से जो उनके कार्यकर्ता थे वो जेल भी गए। लेकिन अंततः इस सलवा जुर्म का हश्र क्या हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं, क्योंकि उस एरिया में काफ़ी घुमा हूं, रहा हूं, बस्तर का एरिया, इसलिए भी बता रहा हूं। वो भी एक कॉन्ट्रैक्चुअल ही हथियार देने और उनको ट्रेनिंग देने की एक, और जैसे अभी मिलिशिया को लेकर के और बाकी तमाम अलग अलग बातें यहाँ रख रहे थे, आप तमाम साथी रखते रहे हैं, राहुल लाल भी रख रहे थे, उसमें ये शब्द मुझे याद आ गया
इसलिए यहाँ मैं रख रहा हूँ। जो साथी जानते हैं सलवा जुड़ूम क्या था वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो देश में हो रहा है, और कहीं ना कहीं घिरी हुई सरकार तो नजर आ रही है, और सरकार पर हल्ला बोल है, और वो हल्ला बोल पिछले लगातार नुपुर शर्मा प्रकरण से लेकर के अभी तक, बीच में राहुल गांधी प्रकरण भी चल रहा है, और साथ साथ आज जुमेरात की बात हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे थे, कुछ साथी लिख भी रहे थे कि आज जुम्मा नहीं है, फ्राइडे नहीं है, और उससे पहले ये क्या हो रहा है, क्या जुम्मा के दिन ही होता है। ये एक इशारा था कि क्या पत्थरबाजी या विरोध प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लोग ही करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। ये 3-4 चीजें पैरेलल चल रही हैं। इन सब से इतर सरकार को कहां देखते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी? क्या जो पहले आप कह रहे थे कि शायद हमारे उसमें ही कमी रह गई थी, तपस्या में ही कमी रह गई थी, ऐसा कुछ सुनने वाले हैं हम, या इस बार जो चीजें चल रही हैं जिसमें आर पार की लड़ाई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी एक अलग, राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी भी कुछ दिनों बाद ईडी के दफ्तर के चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगी, और तो कांग्रेस पार्टी घिरी हुई नजर आ रही है, साथ साथ उधर बुलडोजर की कहानी चल ही रही है, युवाओं की कहानी भी देख रहे हैं, और इन सब से इतर सरकार को आप कहां, हम ये सब तो देख ही रहे हैं, सरकार को कहां पाते हैं? क्या सरकार के खिलाफ हल्ला बोल अभी नजर आ रहा है? डॉक्टर राकेश पाठक जी। राजीव जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछ लिया, और अभी अभी मेरे पास अपडेट आया है कि कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा है कि भारतीय सेना बूढ़ी हो गई है, इसलिए अग्निवीर योजना लाई गई है। वे शायद किसी चैनल से इंटरव्यू बातचीत कर रहे थे। तो सरकार का पक्ष तो समझ लीजिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर अगर भारत की महान सेना को बूढ़ी सेना कह रहे हैं, तो मैं बहुत ही निर्ममता से कहना चाहूंगा कि सत्ता में बैठे लोग महानतम पाखंडी और धूर्त हैं। जिस सेना के नाम पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में वोट मांग रहे थे, जिस सेना के नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक का ढिंढोरा पीटते हैं, आज अपनी एक बेहूदी योजना के नाम पर उसे डिफेंड करने के लिए हमारी गौरवशाली सेना को बूढ़ी सेना कह दिया गया है। दुनिया में कोई नहीं मानता कि भारत की सेना बूढ़ी है। हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हुए, अमेरिका को आजाद हुए 250 साल हो चुके हैं। क्या कोई कहता है अमेरिका की सेना बूढ़ी है? जाने कहां पूरी दुनिया में जाकर कार्रवाइयां करती रहती है अमेरिका की सेना। तो भारत की सेना का अपमान किया कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, तो सरकार का पक्ष राजीव जी उनके तर्क से सामने आ गया है। उनकी नजर में सिर्फ अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता के तुगलकी फैसलों को डिफेंड करना ही एकमात्र सत्य है। इसके अलावा कोई चीज उनके दिमागों में नहीं रहती है। सरकार की भूमिका, और बुलडोजर शब्द बार बार आ रहा है, वर्षा जी ने भी वहीं से बात शुरू की थी। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करके अनुमति लूंगा कि जो लोग पिछले जुमे के दिन हुए पथराव के बाद बहुत भारी उद्वेलित थे, क्योंकि एक धर्म विशेष के लोगों ने पथराव किया था और बुलडोजर चलाकर निर्दोष लोगों के घर ढहा दिए गए, तो आज मैं मोदी जी और योगी जी से एक नागरिक के नाते पूछना चाहता हूं कि आज कम से कम 5 राज्यों में हजारों युवकों ने पथराव किया है, क्या उनके घर भी बुलडोजर पहुंचेगा? मैं बुलडोजर के पक्ष में नहीं हूं। मैं इस सरकार की उस दुभांती, उस नफरती राजनीति का पर्दाफाश करना चाहता हूं, और उसके समर्थक जो एक जाति या धर्म विशेष के पथराव पर उद्वेलित हो जाते हैं, आज वे मौन होंगे। हरियाणा में अभी जाट हिंसा में 2016 में 40,000 करोड़ की संपत्तियां नष्ट हुई थी, सेना हेलीकॉप्टर से उतारी गई थी, तब किसी ने नहीं बुलडोजर भेजने की बात कही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यह सरकार देश के साथ लगातार छल कर रही है, धोखा दे रही है, जुमलों के जरिए, ऐसी योजनाओं के जरिए युवाओं के साथ अब खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये शायद आग में खेलने का काम कर रही है सरकार। ये युवा अगर सचमुच इन्हीं तेवरों के साथ सड़कों पर बने रहे, तो मैं ये विश्वास करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत जल्द इसे वापस लेने की घोषणा करेंगे। इतनी ही बात कहकर मैं अनुमति लूंगा राजीव जी। आप सब मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आता हूं, लेकिन सुरेंद्र भाटी कुछ जोड़ना चाहते हैं। जी सुरेंद्र भाटी। युवाओं से मेरी बात हुई थी, तो युवाओं का कहना या तो अग्निपथ स्कीम वापस होगी, अन्यथा दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली तक हम जाएंगे, क्या सरकार अग्निपथ स्कीम वापस ले?
बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि अगर युवा ऐसा कह रहे हैं कि या तो इस स्कीम को आप वापस ले लीजिए या हम दिल्ली कूच करेंगे, तो ये किसानों का आंदोलन जैसा था कि एक कानून को आप लेकर के आए, यहाँ एक स्कीम लेकर आ रहे हैं, कानून नहीं योजना लेकर के आ रहे हैं और उस योजना के खिलाफ युवा हल्ला बोल कर रहे हैं और अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे दिल्ली कूच करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा अपडेट है जो हमारे साथी सीधे बुलंदशहर से दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आना चाहूंगा, अब जल्दी एक राउंड अप लेना चाहता हूं आप लोगों से। प्रशांत टंडन जी, क्या इन सब के बीच कांग्रेस के अंदर खाने जो चल रहा है और कांग्रेस के हो सकता है आने वाले समय में हम राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष के पद पर विराजमान देखें और उनसे जिस प्रकार पूछताछ चल रही है, 3 दिनों में कांग्रेस के इस नेता से जो पूछताछ हुई है उस पर ईडी यहां संतुष्ट नजर नहीं आ रही है और कहा जा रहा है कि कल फिर से बुलाया गया है। क्या लगता है आपको कि इसका हश्र क्या होने वाला है, राहुल गांधी की गिरफ्तारी या कुछ और? देखिए राजीव जी, ईडी के तमाम सारे कानूनी पहलू हम लोग चर्चा कर चुके हैं और ये एक राजनीतिक हमला है ईडी के बहाने, कांग्रेस के अस्तित्व पर हमला है। अगर इसको कांग्रेस के लीडरशिप और कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्के में लेंगे तो कांग्रेस के अस्तित्व के साथ वो खिलवाड़ करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कांग्रेस के अस्तित्व को खत्म करने का है। 3-4 बातें हुई हैं जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। एक तो राहुल गांधी की कांग्रेस के अंदर स्थिति अब अनडिस्प्यूटेड हो गई है, मतलब वो अब एक छत्र उनका लीडरशिप कायम हो गई है। अब उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं बचा है। जो भी थोड़े बहुत नेता डिस्प्यूट करते थे वो अब किनारे हो गए या वो शामिल हो गए इन प्रदर्शनों में। तो एक तो ये हुआ है। दूसरा काम कि राहुल गांधी और कांग्रेस, देखिए फ्राइडे का जो इनका योजना है जिसपे बहुत से लोगों को संशय है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार करके उनकी जमानतें लटकाकर आरोप पे आरोप लगाकर सितंबर तक इसको खींचें ताकि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष न बन पाए। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनेंगे तो कांग्रेस जो है वो कम होगी और ऐसी स्थिति में नहीं बचेगी कि वो 2024 में चुनौती दे पाए। ये आशंका बहुत से लोगों में है कि ये ईडी की जो पूरी कार्रवाई है वो राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से रोकने के लिए है। दूसरी बात कि देखिए मोदी साहब पॉलिटिकल लड़ाई किसी से कभी भी नहीं लड़ी उन्होंने। वो ईडी सीबीआई इन सब तरीकों से ही लड़ते हैं, चाहे ममता बनर्जी से लड़ने गए हों या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या महाराष्ट्र के चुनाव हो, वो इन्हीं सब तरीकों से वो लड़ते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके 1100 एमएलए हैं पूरे देश में। तो कांग्रेस को रास्ते से अगर हटा देंगे तो मोदी साहब जो है वो आसानी से जब तक जीवित है और जब तक चाहेंगे जब तक वो राज करेंगे, ये उनका इरादा है। अब उसमें वो कामयाब होंगे कि नहीं होंगे ये अलग बात है। तो कांग्रेस के वर्कर्स और कांग्रेस की लीडरशिप को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और लिया भी है। जिस तरीके से संघर्ष वो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर ये उसके अस्तित्व पर हमला है और ये कोई नया नहीं है। कई तरीके से उन्होंने किया। G23 बीच में कांग्रेस के लोगों को खींच लिया, सरकारें गिराई, प्रशांत किशोर को अंदर घुसेड़ने की कोशिश की, तमाम तरीके से। आज देखिए प्रशांत किशोर कहाँ है। देश में तमाम तरीके की बातें हैं, इतने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ गायब हैं। उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात कह रहा हूँ
तो कांग्रेस को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए, ये मामूली बात नहीं है। और एक आखिरी बात राजीव जी, कि राहुल गांधी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 10 साल जब सरकार थी यूपीए की। सोनिया गांधी उनकी मां अध्यक्ष थी। हजारों लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट 10 साल में क्लियर हुए, कई सारे डिफेंस के सौदे हुए, स्पेक्ट्रम नीलाम हुआ, बहुत कुछ हुआ। 8 साल बाद नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के खिलाफ एक जो घोटाला मिला है वो एक घाटे में चल रहे उन्हीं के अखबार से संबंधित है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक घोटाला मिला भी तो 90 करोड़ रुपए मात्र का, मात्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10 साल की सरकार और 90 नहीं 90,000 करोड़ रुपए भी इकट्ठा करना चाहे इंसान तो कर सकता है। आने वाले समय में शायद ये जो फिगर मैं बता रहा हूं किसी और के नाम हो सकता है। तो इस देश में जिस प्रकार संपत्ति कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है और कुछ लोग सीधे लेकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता है। बुलडोजर वहां तक नहीं, बुलडोजर वहां जहां जिसके नाम पर वो जमीन या वो घर ना हो और उसकी पत्नी के नाम पे हो, लेकिन बुलडोजर चला दिया जाता है। बाद में जवाब दिया जाएगा। जब सरकारें ऐसी चलेंगी तो फिर कैसे देश चलेगा आप सब समझ सकते हैं। लेकिन इन सब से इतर जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक गंभीर चर्चा राहुल गांधी को लेकर के कर रहे हैं। युवाओं की बात हम तो कर ही रहे हैं लगातार पिछले 1 घंटे से। समय खत्म हो चुका है लेकिन जल्दी जल्दी वर्षा जी क्या कहेंगी आप? चारों तरफ से हल्ला बोल तो है मोदी सरकार पर, लेकिन साथ साथ घिरी हुई यहां पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में क्या लगता है आपको कि मोदी सरकार खुद घिर गई है? ईडी एक्सपोज्ड है। जी बिल्कुल राजीव जी, मैं 8 साल में इस समय सबसे कमजोर हाथ में लगती है मोदी सरकार। मुझे सारा गम हुआ ही है। जिस सरकार ने जो है वो सेना को लेकर हमेशा जो है इमोशनली लोगों को चार्ज किया, उसने खुद जो है जो सेना का जो है वो मोरल जो है वो कम किया है। तो सरकार हर तरफ से घिरी हुई मालूम होती है। जरूर है कि वो घेर रही है लेकिन सरकार घिरी हुई है। चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो, पूरे दुनिया को पता चल गया कि ये सब है 80-20 वाले हिस्से में आई हुई है। चाहे उत्तर प्रदेश में जरूर ये बयान हो, लेकिन ये पूरे सरकार का जो तरीका है वो काम करने का वही दिखता है। तो और एक दुखद संयोग ये देखी जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और अब जो है ये पूरा काम जो है ये सरकार कर रही है वो कैसा है। देखिए ये पूरी तरह से एक तानाशाह वाला काम है जो इस समय हो रहा है। 47 साल बाद जो है हम फिर देख रहे हैं कि इस समय उस समय इंदिरा जी थी, अब उसी पार्टी के राहुल जी जो है एक तानाशाह का शिकार हैं। तो देख किस तरह से करवट लेता है। और बुलडोजर की बात आप समझ ही सकते हैं। जी बिल्कुल, बुलडोजर की बात भी हम करते आ रहे हैं लगातार। नुपुर शर्मा से जो कहानी शुरू हुई है वो कहानी आगे कहां जाकर खत्म होगी, लेकिन उसमें कई सारे चैप्टर जुड़ते जा रहे हैं। उसमें युवाओं का एक चैप्टर जुड़ा हुआ है और जो क्योंकि आप जैसे अभी असदुद्दीन ओवैसी का जो हमने ट्वीट आपको दिखाया था जिसमें वो लिख रहे हैं कि 66% 66% युवाओं का देश ये भारत और वहां के युवाओं के लिए क्या रोजगार पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, ये सबके सामने हैं। उन्हीं युवाओं की दुहाई देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे, आप सबने देखा है। लेकिन अब वो युवा क्या कुछ झेल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सबके सामने है। इन सब से इधर राहुल गांधी के ऊपर जो चल रहा है उसकी कहानी थोड़ी सी हम इसकी चर्चा जेपी सिंह साहब आपसे भी करना चाहेंगे। जानना समझना चाहूंगा आपसे कि आगे इसमें क्या देख रहे हैं आप राहुल गांधी वाले केस में। देखिए इसमें एक एंगल हसदेव अरण या हसदेव जंगल जो छत्तीसगढ़ का है जहां अडानी जी की खदान का मामला चल रहा है वो भी एक एंगल है। इसमें एक आलोक पुतुल जी है वहां जो कभी बीबीसी के संवाददाता हुआ करते थे, उन्होंने कल एक वहां उसमें वो डाला, ट्वीट डाला और ट्वीट में कहा कि छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि राहुल गांधी के कहने पर और सिंहदेव साहब के खड़े होने पर जिस तरह इसका काम रोक दिया गया है हसदेव अरण्य का, उसके एवज में जो है राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है।
और उसमें एक बात और भी कही गई है कि इसके पहले जब हो रहा था जिसको परमिशन नहीं मिल रही थी तो वहां के सीएम के खिलाफ ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अनुमति दी जाए, और जब अनुमति मिल गई तो जो है वो फिर ठंडे बस्ते में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो अडानी इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि वो जो है क्या कहते हैं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वो पार्टी जो 70 साल से मोदी जी के ही शब्दों में सत्ता में रही है उसको इस तरह से ईडी में बुला करके अनावश्यक पूछताछ करेंगे। जो भी पीएमएलए एक्ट जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का एक जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का अब तक जो भी हाई प्रोफाइल मामला है, जैसे चिदम्बरम साहब का, इनका बंगला सील हुआ था, बंगला रिलीज हो गया, मीसा भारती का सील हुआ था, रिलीज हो गया, इसमें तमाम मामले हैं। अब आप ये विडंबना समझिए कि पीएमएलए का जो अपीली अधिकरण है इस समय अध्यक्ष विहीन है। अगर अध्यक्ष विहीन है तो जो अगर आप पीएमएलए के तहत अपीली अधिकरण में जाना चाहते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी सील हो गई तो वहां अध्यक्ष ही नहीं है, उसका कोरम ही नहीं है, आपसे बता रहे हैं, फिर आप हाई कोर्ट या इधर उधर मारे मारे फिरते रहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हरेसमेंट है, और इस हरेसमेंट में चूंकि ये सैडिस्ट सरकार है, ये सरकार हर मोर्चे पर सैडिस्ट है। आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार किसी भी मोर्चे पर सक्सेसफुल नहीं है। मेरी तो एक नागरिक के रूप में मांग है कि अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो बेटर है कि आप इज्जत के साथ जो है सत्ता जो है से हट जाइए और अपनी पार्टी के किसी दूसरे को सौंपिए जो चला सकता है। आप नोटबंदी से लेकर अभी तक देखिए हर जगह फेलियर, बैड गवर्नेंस का जो है मतलब उदाहरण पर उदाहरण है, आपसे बता रहे हैं। लेकिन अब यह है कि सवाल इस बात का है कि हम बैड गवर्नेंस करेंगे और हम उसी को गुड गवर्नेंस कहेंगे, और हमारे भक्त लोग उसी पर जो है ताली बजाएंगे, थपड़ी पीटेंगे, गोदी मीडिया है। तो अब ये सब स्थितियों में क्या कहा जा सकता है, आप बताइए हमको। आप बहुत सारे सवाल आप यहां रख रहे हैं और एक नया एंगल आप दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य है, हसदेव एक एरिया नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है जहां पर कोल माइंस लेने के लिए अदानी ने अर्जी लगा रखी है, जिस पर रोक लगी, और उस रोक के बाद वहां पर उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है। और क्या उसी पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी से लगातार ईडी के जरिए पूछताछ करवाई जा रही है, ये भी एक एंगल है, इसको समझने की जरूरत है। इस पर और विस्तार से हम चर्चा करेंगे कल आने वाले समय में। लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से चाहूंगा राहुल लाल जी, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है, लेकिन एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी एक शॉर्ट में आपसे चाहूंगा कि क्या देख रहे हैं, क्या मोदी सरकार के खिलाफ इस वक्त पूरे देश में एक माहौल जो है वो हल्ला बोल जैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और वो वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा था। एक समय आएगा जबकि उनके प्रति आक्रोश होगा और वो आक्रोश में युवा भागीदारी करेंगे, और वो स्थितियां हम लोग को नजर आ रही है। तो देखिए उनकी जो तमाम जो उन्होंने एक तरह से पूर्वानुमान लगाया था, चाहे नोटबंदी के समय में देख लीजिए उनके पूर्वानुमान, जीएसटी को लेकर उसको गब्बर सिंह टैक्स कहा था वो अनुमान, या फिर जो जिस समय सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी और ताली थाली में पूरे देश को व्यस्त रखा गया था, उससे भी उन्होंने कई तरह की चीजें कही थी, और सबके सब बिल्कुल सटीक आकलन वाली स्थिति थी। भले ही सत्तारूढ़ तंत्र पप्पू कहकर उनका मजाक जरूर उड़वाती हुई रही, उनके बातों को लोग गंभीरता से ना ले, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं, लोगों को उनको देखने का नजरिया बदल चुका है। यही कारण है कि इसमें सत्तारूढ़ तंत्र जो है जब वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, वैसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक बड़ी महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका होती है। जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को तोड़कर दिल्ली पुलिस अंदर घुसी थी, वो स्थितियां भी बड़ी एक हमारे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थिति थी। तो यह समय ऐसा है कि ये मामला केवल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। इस समय देश के लोगों को सजग हो जाना चाहिए कि यह स्थिति ऐसी है जिसमें सभी जनों को कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मामला कांग्रेस पार्टी को लेकर नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर और मजबूत करने को लेकर है। और जो दूसरा पक्ष है कि एक तरह से सरकार जो लगातार गलत निर्णय ले रही है, अपने ही गलत निर्णय के बवंडर में सरकार कभी मुझे भयानक तौर पर फंसती हुई नजर आ रही है, भयानक तौर पर फंसती हुई नजर आ रही है। हम चर्चा दोस्तों इस वक्त 3-4 मसले पर लगातार पैरेलली, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण मसला अग्निपथ को लेकर के आज आग बबूला हैं। छात्र युवा जो चाहते थे कि रोजगार मिले, जीवन उनका सुकूनों में बीते,
और नौकरी जब खत्म हो तो उन्हें पेंशन भी मिले, लेकिन ये सब कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। और साथ साथ राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्या राहुल गांधी की कल फिर से पेशी होगी और उसके बाद क्या कुछ होगा, उस पर भी चर्चा बुलडोजर की भी और चर्चा नूपुर शर्मा की भी। और कल जुमा है, जुमे से पहले यहाँ लगातार जी आ रहा हूं जेपी सिंह साहब, और जुमे से पहले भी यहाँ बातें बहुत कुछ हो रही हैं और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश ये की जा रही है कि सब तरफ शांति की अपील करने के लिए अलग अलग जगहों पे मुस्लिम जो बहुल एरिया है वहां पर पुलिस मुस्तैद है। लेकिन क्या इन सबसे इतर अगर देखें तो देश में राज करने वाली जो सत्तारूढ़ दल है वो मुस्तैद है? ये एक बड़ा सवाल है। जेपी सिंह साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं फिर इस कार्यक्रम को? जी, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट भेजी है आपके क्या कहते हैं ईडी को कि उनसे सोमवार को पूछताछ की जाए शुक्रवार के बदले। अभी ये जवाब उनका नहीं आया कि उन्होंने इसे माना या नहीं माना। जी बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत में हमने इस अपडेट को बताया था, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मुझे भी अभी तक जानकारी नहीं है कि ईडी ने उनकी इस रिक्वेस्ट को, इस आग्रह को, इस अनुरोध को माना है या नहीं माना है। लेकिन अगर मान ले तो सोमवार को, और नहीं माने तो कल फिर से राहुल गांधी को ईडी के सामने, ईडी दफ्तर में पेश होना होगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में जो जोश भी है, गुस्सा भी है, वो गुस्सा और जोश कल सड़कों पर दिखाई देता है या नहीं, ये भी देखेंगे। तो बहुत सारी बातें होंगी कल शाम, फिर से आपके सामने बहुत कुछ हैपनिंग जो कहते हैं वो हो रहा है, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें देश में चल रही हैं और हमको, आपको, सबको सतर्क रहने की जरूरत है। वही इस कार्यक्रम के जरिए हम करने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और जो सही है, रियल खबर है, वो देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारी कोशिश तमाम तरह की परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आप तक जो सच्ची घटनाएं हैं वो पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, हमारे साथ ये तमाम साथी जो जुड़े हुए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं थ्रेट्स, धमकियां सबको मिलती रह रही हैं उसके बाद भी। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल लाल जी, बहुत धन्यवाद जेपी सिंह साहब, बहुत धन्यवाद देता हूं वर्षा मिर्जा जी को, बहुत धन्यवाद हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी को, और साथ में हमारे 4 साथी और जुड़े हुए थे, प्रशांत टंडन जी, राकेश पाठक जी और सुरेंद्र भाटी, और साथ में मुकुंद सिंह पटना से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, बहुत देर से 8:35, अमूमन 8:30 पर प्रोग्राम खत्म कर देता हूं। आज आप लोगों के कमेंट नहीं लूंगा क्योंकि लगातार पीछे से मेरे पास खबर आ रही है बात कि आप प्रोग्राम खत्म करो, समय ज्यादा हो गया। आज इस प्रोग्राम को आप लोगों से माफी के साथ कि आप लोगों का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन कल शाम हाजिर होऊंगा आपके कमेंट, आपके विचारों के साथ में, और साथ में कुछ ऐसी ही गर्मा गर्म खबरें रहेंगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।